साल 2018 में एक बैंक में ऐसी चोरी हुई जिसे सुनकर किसी को भी यकीन न हो। इस चोरी में न तो कोई चोर बैंक के अंदर घुसा, न ही कोई एटीएम तोड़ा गया, लेकिन देखते ही देखते बैंक के खातों से करीब 94 करोड़ गायब हो गए। आपने सही सुना, ये घटना किसी मनी हेस्ट या धूम 3 जैसी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन शाम के 5 बजते ही बैंक के कॉल सेंटर में फोन की घंटियां लगातार बजने लगी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आपके सर्वर में कोई तकनीकी खराबी आई है? बैंक के कर्मचारी उलझन में थे, लेकिन असली झटका अगले दिन लगा जब बैंक के खातों से करोड़ों रुपए गायब होने की खबर सामने आई। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये घोटाला हुआ कैसे? कौन सा बैंक था निशाने पर और ये घोटाला कैसे हुआ? ये घटना पुणे के कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की थी, जहां 11 अगस्त 2018 को देश का सबसे बड़ा बैंक हैकिंग स्कैंडल हुआ। सबसे पहले इसकी सूचना वीजा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को मिली। उनके सिक्योरिटी एल्गोरिदम ने कुछ असामान्य गतिविधियों को नोटिस किया। वीजा कंपनी ने बैंक को सूचित किया कि इसके डेबिट कार्ड से संदिग्ध लेन देन किए गए हैं। इसी बीच बैंक में एक ग्राहक पहुंचा और अपनी अजीब सी परेशानी बताने लगा। जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया तो मेरे खाते में जितना बैलेंस होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा था। बैंक कर्मचारियों को ये सुनकर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने डेटाबेस को खंगाला, लेकिन ऐसी किसी भी तकनीकी गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं मिला। वो ग्राहक वहां से निराश होकर वापस चला गया। जो कि शनिवार की शाम थी। बैंक कर्मचारियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन सोमवार की सुबह जब वो ऑफिस पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 94 करोड़ का खेला और बैंक को भनक तक नहीं लगी। सोमवार सुबह SWIFT से बैंक को फोन आया कि उनके खाते से 13.92 करोड़ गायब हो चुके हैं। ये पैसे 3 बड़े ट्रांजैक्शनों के जरिए हांगकांग में होंगसेंग नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। ये अकाउंट 100% फर्जी था और इस पर पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए हैकिंग का सहारा लिया गया था। इतना ही नहीं, बैंक को ये भी पता चला कि 80 करोड़ और उठ चुके हैं। इसके लिए कई एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बैंक को कानो कान खबर तक नहीं लगी। कैसे हुआ इतना बड़ा बैंक का घोटाला? जब बैंक ने सभी घटनाओं को जोड़कर देखा तो समझ में आया कि ये एक सोचे समझे साइबर फ्रॉड का हिस्सा था। बैंक ने तुरंत पुणे पुलिस स्टेशन में घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन असली सवाल ये था कि पुलिस आखिर जांच करे तो क्या जांच करे? पहली बार भारत में ऐसी चोरी हुई थी जिसमें कोई चोर बैंक में दाखिल नहीं हुआ था, कोई तिजोरी नहीं टूटी थी और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखी। फिर भी 94 करोड़ का नुकसान हो गया। आखिर कौन था इस हैकिंग के पीछे? कैसे बिना किसी सुराग के इतने बड़े बैंक को लूटा गया? और क्या पुलिस इस केस को सुलझा पाई? आगे देखते हैं पुलिस ने क्या किया। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, उससे हमें मदद होती है। आपके एक सब्सक्राइब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें समझ में आया कि ये सिर्फ एक बैंक फ्रॉड नहीं बल्कि एक बड़े साइबर हमले का हिस्सा था। पुणे पुलिस को ये एहसास हुआ कि वो इस मामले को अकेले हल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि और कॉस्मोस बैंक के टॉप अधिकारियों को शामिल किया गया था। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल गठित किया। एक टीम को टेक्निकल एंगल पर ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
और दूसरी टीम ने इस मामले से जुड़े संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू की। कई हफ्तों और महीनों तक चली गहन जांच के बाद पुलिस को पता चला कि इस चोरी की योजना कोई 1 या 2 हफ्ते पहले नहीं बल्कि पूरे 6 महीने पहले की गई थी। कैसे हुआ था बैंक पर यह साइबर हमला? इस घोटाले के पीछे संगठित साइबर अपराधियों की एक टीम थी जिन्होंने बैंक को लूटने की सटीक योजना तैयार की थी। 1 अगस्त 2018 ब्लैक सैटरडे की प्लानिंग। अपराधियों ने योजना बनाई कि वो पैसे 2 चरणों में निकालेंगे और इसके लिए 32 देशों से एक साथ अटैक करेंगे। उन्होंने 1 अगस्त 2018 शनिवार को इस साइबर अटैक को अंजाम दिया। इस दिन बैंक के कर्मचारी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ये सबसे सही मौका था। इस दिन बैंक के कंप्यूटराइज्ड एटीएम सर्वर को हैक किया गया और भारत समेत 31 देशों से एक साथ पैसे निकाले गए। इसके लिए अपराधियों ने क्लोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। बैंक के सर्वर में कैसे डाला गया वायरस? सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए साइबर अपराधियों ने एक मैलवेयर वायरस का इस्तेमाल किया था। ये वायरस 6 महीने पहले ही बैंक के सिस्टम में डाला जा चुका था। इस वायरस ने कई महीनों तक कोई गतिविधि नहीं की, बल्कि बस बैंक के इंटरनल डेटा को चुपचाप इकट्ठा करता रहा। जब अपराधियों को यकीन हो गया कि अब उनके पास सर्वर हैक करने के लिए पूरी जानकारी है, तब उन्होंने शनिवार के दिन हमला करने का फैसला किया। कैसे गायब हुए 94 करोड़ रुपए? इस साइबर अटैक के दौरान अपराधियों ने मैलवेयर को इस तरह डिजाइन किया था कि वो हर अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सके। उनके वायरस में खुद ही फर्जी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने की क्षमता थी। उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि कब, कहां और कितने पैसे निकालने हैं। अकेले महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3000 से ज्यादा फर्जी ट्रांजैक्शन किए गए थे। इस पूरे घोटाले के लिए अपराधियों ने पहले ही वीजा और रुपे कार्ड होल्डर्स की जानकारियां डार्कनेट से खरीद ली थी। वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 12,000 टाइम किया गया था और बाकी ट्रांजैक्शन रुपे और स्विफ्ट डेबिट कार्ड से किए गए थे। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कहां हुए? जब पुलिस ने ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच की तो पता चला कि सबसे ज्यादा नकदी जयपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और अजमेर में निकाली गई थी। भारत में पैसे निकालने के लिए रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, जबकि विदेशों में वीजा कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने घंटों तक एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि ये सभी लोग किराए के लुटेरे थे। इन्हें तो बस नकद निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध का हिस्सा बन चुके हैं। असल में इस दिन पूरी दुनिया में हजारों किराए के लोगों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये सब हुआ कैसे? इस मास्टरमाइंड के पीछे कौन था? क्या पुलिस असली अपराधियों तक पहुंच पाएगी? इस साइबर बैंक लूट में शामिल किराए के लुटेरों के पास कोई बड़ा राज नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही नाम पता था, सुमेर यूसुफ शेख। पुलिस ने जब इस नाम को अपने डेटाबेस में सर्च किया तो 3000 लोगों की लिस्ट सामने आई। असली अपराधी कौन था ये पता लगाना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एहसास हुआ कि यही वो शख्स था जो पहले चेन्नई में हुए सिटी यूनियन बैंक फ्रॉड में भी शामिल था। पुलिस को अंदेशा हुआ कि शायद सुमेर ही इस साइबर बैंक लूट का मास्टरमाइंड था, लेकिन ये पूरी वारदात सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। इसके पीछे कई बड़े नाम और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जुड़े थे। क्या इस जुर्म के तार विदेशों से जुड़े थे? पुलिस को ये शक हुआ कि ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इस जालसाजी का कनेक्शन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन
हांगकांग और स्विट्जरलैंड से जुड़े थे। पुणे साइबर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब हमें पता चला कि ये घोटाला 32 देशों से जुड़ा हुआ है, तो हमने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी। उन देशों से संपर्क किया गया जहां से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। अमेरिका से मदद क्यों मांगी गई? खास तौर पर अमेरिकी पुलिस से मदद मांगी गई क्योंकि अमेरिका भी एक ऐसा ही केस हो चुका था जो कॉस्मोस बैंक अटैक से मिलता जुलता था। इसी जांच के दौरान पुणे पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। शक की सुई नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी रिकॉन्सिस जनरल ब्यूरो की तरफ घूमी। यही वो एजेंसी थी जिससे 2016 में बांग्लादेश बैंक से 80 मिलियन, करीब 800 करोड़ रुपए की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2017 में हुए वानाक्राई 2.2 ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक का आरोप भी इसी पर ही था। अमेरिका भी इस एजेंसी पर शक कर रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इस केस से जुड़े गालिब अलमारी नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया था। गालिब ने खुद मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम में शामिल होने की बात कबूली थी। अमेरिकी अदालत ने उसे 11.5 साल की सजा सुनाई थी। अमेरिका के दस्तावेजों से पता चला कि ये शख्स भारत और पाकिस्तान के कई बैंकों से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत इस जांच में अभी भी बहुत पीछे था। सुमेर शेख के अलावा भारत के पास और कोई ठोस जानकारी नहीं थी। कहाँ है इस घोटाले का मास्टरमाइंड? पुणे पुलिस सुमेर शेख की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन ये शख्स अब भी गिरफ्त से बाहर है। क्या वो दुबई के किसी आलीशान होटल में मौज कर रहा है या फिर कहीं छिप कर बैठा हुआ है? पुणे पुलिस यूएई सरकार पर दबाव बना रही है ताकि वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इस आदमी को भारत को सौंप दे। लेकिन क्या यह शख्स कभी पकड़ा जाएगा? इसका कोई जवाब नहीं है। क्या चोरी हुए पैसे वापस मिले? 94 करोड़ की इस लूट में सिर्फ 5 करोड़ ही बरामद किए जा सके हैं, जो कि लूटे गए पैसे का आधा भी नहीं है। इस रकम को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और भारत सरकार को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब पुलिस को पता चला कि ये रकम विदेशों में जमा कराई गई थी, तो उन्होंने हांगकांग सरकार से संपर्क किया। कॉस्मोस बैंक के अधिकारियों ने भी हांगकांग के अफसरों से बातचीत की और उन्हें 10 करोड़ रुपए फ्रीज करवाने में सफलता भी मिली। हांगकांग की अदालत ने फैसला दिया कि ये पैसा ब्याज सहित वापस भेजा जाए। पहली किस्त के रूप में 5.72 करोड़ बैंक को वापस मिल गए, लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई। बाकी पैसे कहाँ हैं? अभी भी इस लूट की एक बड़ी राशि फर्जी अकाउंट्स में जमा है और मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। अब तक कितने अपराधी पकड़े गए? कोर्ट ने इस केस में 11 लोगों को दोषी माना है और इन्हें 3 से 4 साल की सजा दी गई है, लेकिन असली गुनहगार अब भी आजाद है। क्या ये मामला कभी सुलझेगा? पुलिस का कहना है कि जब तक 32 देशों की सभी जांच एजेंसियां एक साथ काम नहीं करेगी, तब तक असली मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साइबर बैंक लूट के मामले कभी खत्म नहीं होंगे। बड़े बड़े बैंक दिवालिया होते रहेंगे और आम जनता की मेहनत की कमाई कभी भी गायब हो सकती है। अब आपका क्या कहना है? क्या ये मामला कभी सुलझेगा? क्या मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।